सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ने सोलर नेट मीटरिंग में 9.8 बिलियन रुपए के नुकसान का इंकशाफ किया है, जिसके बाद विफाकी टैक्स मुहतसिब ने बिजली सारफीन से 18% सेल्स टैक्स वसूल करने के अहकामात भी जारी कर दिए। मुल्क में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी यूज़र्स पहले ही खित्ते में सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में इस वक्त बिजली मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगी है। सबसे ज़्यादा 8 मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हर बिजली के बिल पर कराची के सार्फिन अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर को रोशन रखने की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक, इसकी पॉलिसीज़, इसकी नाकिस परफॉर्मेंस और इनकॉम्पिटेंस ने कराची वालों की ज़िंदगी को अंधेरों में धकेल दी है। अगर हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 200 अरब रुपए की सब्सिडी ना दे तो के इलेक्ट्रिक की बनाई गई बिजली की फ़ी यूनिट कीमत कराची वालों को 80 रुपये तक अदा करनी होगी। 18% सेल्स टैक्स आयद होने के बाद बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। लोग ऑल टाइम हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस से बचने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं। चंद सालों में हम देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी पर शिफ्ट होने वाले सार्फिन की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसमें दिन ब दिन हम सर्ज देख रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2024 में तकरीबन 22 गीगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए गए हैं। सिर्फ चाइना से $1.2 बिलियन के सोलर पैनल इंपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान एशिया पैसिफिक रीजन में सोलर पैनल्स की बड़ी मार्केट बन गया है। गुज़श्ता 3 सालों में सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होने वाले जो यूज़र्स हैं उनकी तादाद 155% उसमें इजाफा देखने में आया है। लोग जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हुकूमत के लिए चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि नेशनल ग्रिड पर मुसलसल बोझ पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना रहा है और बिजली की कंजम्पशन कम है। सोलर बैटरीज और इन्वर्टर्स की डोमेस्टिक मार्केट्स में प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। सस्ते इन्वर्टर्स और एनर्जी स्टोरेज के वसाइल में आसानी ने पाकिस्तान के सोलर इकोसिस्टम को मजबूत कर दिया, लेकिन अब आगे सोलर का मुस्तकबिल क्या होगा और इससे जुड़े मजीद सवाल इस पर हमें ज्वाइन किया है एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब ने। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आरिफ साहब, आपकी जानिब सबसे पहले मैं आऊँगी। सोलर नेट मीटरिंग में हम जो देख रहे हैं कि 9.8 बिलियन रुपए का जो नुकसान है, अब 18% सेल्स टैक्स जो होगा वो सोलर नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स पर से लिया जाएगा। इसका इम्पैक्ट किस हद तक देख रहे हैं, क्या रिएक्शन आ सकता है? सबसे पहला सवाल तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जी ये डिसीजन दिया है एफटीओ साहब ने, और इत्फाकन मैंने इस डिसीजन को देखा भी है। इसमें फरमाते यूँ हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि जी अगर आपने ग्रास यूनिट जो भी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जो ग्रास यूनिट सप्लाई किए हैं, उस ग्रास पे आप सेल टैक्स लगा दें और विद होल्डिंग टैक्स लगा दें, और ये फरमाते हैं कि जी 9 बिलियन प्लस का ये नुकसान हो गया है। और उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लगना है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज़ द नेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक्चुअल वैल्यू ऑफ किस सप्लाई, ग्रास सप्लाई की बात तो नहीं हो रही है। अच्छा, और ये मीटरिंग का टेक्निकल इशू है और इनकी इंटरप्रिटेशन इतनी रिजिड है जिसका कोई कॉमन सेंस के साथ तल्लक नहीं है, लॉजिक के साथ तल्लक नहीं है, और प्रैक्टिकेबिलिटी के साथ तल्लक नहीं है, और रीजनेबलनेस के साथ तल्लक नहीं है। ये फरमा रहे हैं। मैं आवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए सादा ज़बान में ये कहूँ कि कल अगर आप एक शॉप पे 5,000 रुपये का नोट दें और आप कहें जी मुझे तो 2,000 रुपये की कोई चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपने ले लें, लेकिन टैक्स विद होल्डिंग टैक्स आपका 5,000 रुपये पे ही कटना है क्योंकि आपने 5,000 का नोट दिया है। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन। बात यह है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर नेट वो जो सोलर की एक्सपोर्टेड यूनिट हैं उन पे अगर आपने कोई जिसको कहते हैं उनकी कंपनसेशन नहीं देनी, अगर मंथली बेसिस पे नहीं देनी, तो एट द एंड ऑफ ईयर आप क्या करोगे, या एट द एंड ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड आप क्या करोगे? आपने ये रिकनसाइल ही नहीं कर पाएंगे कि सेल टैक्स जो है आपने ले लिया है 100 यूनिट पे, वेयर एज जो सप्लाई कंपनी है फॉर एग्जांपल उन्होंने एक्चुअल यूनिट सप्लाई किए हैं टोटल 30 यूनिट। अब वो जो सेल टैक्स एक्स्ट्रा रिकवर करोगे वो कहाँ पे लेके जाओगे? आपको
इस चीज को, इस अनामली को करेक्ट करने के लिए आपको या तो वो वही सेल टैक्स रिफंड करना पड़ेगा, जब आप नेट मीटरिंग की यूनिट को नेट कर रहे होंगे उस वक्त आपको सेल टैक्स भी नेट करना पड़ेगा, या आपको इस फैसले पे बड़ी सीरियस और बड़ी सिंसियर नजरसानी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये फैसला जो है ये कॉमन सेंस और लॉजिक के बिल्कुल अगेंस्ट है। जी ठीक है जी। सो ये कहना कि जी ये 9 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, और फिर ये भी मैं बड़ी आईजी के साथ अर्ज करूं कि ये जो भी बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो चार्ज नहीं कर रही थी वो एक नेपरा के ऑर्डर के बेस पे चार्ज नहीं कर रही थी। नेपरा ने क्लैरिफाई किया हुआ था कि इस पे चार्ज आपने नहीं करना। आज अगर नेपरा के ऑर्डर को इन्होंने सेट असाइड कर दिया या उसको ओवरराइड कर दिया है एफटीओ ने, तो जनाब फिर आप इसमें ये भी सवाल उठता है कि फिर नेपरा के इतने एक्सपर्ट जो सेक्टर के स्पेसिफिक रेलेवेंट एक्सपर्ट हैं उनकी एफिकेसी क्या रह जाती है, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या रह जाती है। इसका मतलब है कि वो जितने भी काम नेपरा कर रही है वो सारे क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। फिर हमें नहीं पता कि वो जो टैरिफ फिक्सेशन का क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कि उसमें कितनी जो है ना अनामलीज होंगी। वो कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है ये, इसलिए हाँ जी चलें। मैं एहतशाम साहब का भी टेक ले लेती हूँ। एहतशाम साहब, एक तो आरिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, इस हवाले से आप अग्री करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो हम अभी सोलर की मार्केट देख रहे हैं इसमें एक राइज देख रहे हैं ओवर द ईयर्स, ये मार्केट मैच्योर भी हो रही है और अगर ग्लोबली देखा जाए जो प्लेयर्स हैं वो भी इसको एज अ प्रायोरिटी देख रहे हैं, जिस तरह से कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ रहा है। अब जो ट्रांजिशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, ये जो अब खबर हमने शेयर की है कि 9.8 बिलियन रुपए का नुकसान, इसको अब 18% सेल्स टैक्स से रिकवर किया जाएगा, तो ये किस हद तक इम्पैक्ट करेगा सोलर की मार्केट को? आमना, रोने की बात यह है कि इस पे क्या कहा जाए, रुआ जाए, हंसा जाए, तनकीद की जाए, क्या किया जाए। मतलब एक देखें, बिजली का मामला इतना सीरियस नोयत इख्तियार कर चुका है, हमारा एनर्जी सेक्टर का बुरहान जो है कि आपने देखा 1.5-2 महीने पहले की बात है या शायद बजट के बाद की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो आके टीवी पे ऐलान किया था कि जी सोलराइजेशन होगी और पूरे मुल्क में हम इसको आगे लेके जाएंगे और इस पर कोई टैक्स, कोई जीएसटी नहीं होगा। अभी आप देख लें, वापडा अपना 9 और 10 अरब रुपया इसलिए पूरा करना चाहता है कि जी 18% सेल टैक्स लगा दिया जाए। हमने ये कितना बड़ा जुल्म है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वैसे ही कम लोग जा रहे हैं। आप देख लें, कहा जा रहा है 45,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, 7% रिन्यूएबल का हिस्सा है इसमें। अभी आपने इसको आगे लेके जाना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ जितनी आप धूप मिलती है हमें, जिस सन की वजह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको कहते हैं बिजली पैदा कर सकते हैं, तो उसमें आपने एक रुकावट डाल दी आके कि ये देखिए, ये हमेशा से हम देख रहे हैं कि एक तो आप देख लें ओवर बिलिंग हो जाती है, वो उस पर प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं, सब लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद आप देख लें, जिस तरीके से आप देख लें पिछले 2-2.5 सालों में हमने देखा कि बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, तकरीबन 200% से ज़्यादा बढ़ी हैं और 500% जो है ना वो गैस की कीमत बढ़ी है। और फिर आप एक तरफ कहते हैं जी एनर्जी सेक्टर का बुरहान है, मतलब IPPs का रोना है, उनको कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं आप, हमें इतनी बिजली चाहिए नहीं है जितनी हमें इस वक्त मिल रही है, लोग ख़रीदने के लिए। यानी देखिए, एक वक्त था कि बिजली की कीमत इसलिए बढ़ाई गई 2-2.5 महीने पहले, मुझे इसी तरह याद है कि लोगों ने आमना बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया था कि जी बिल ज़्यादा आते हैं, तो ज़ाहिर है ये जो हुकूमत ने अपनी प्रोजेक्शन रखी हुई थी जितना रेवेन्यू मिलेगा नहीं मिला, तो उसके लिए भी मुझे याद है 2 से 6 रुपये पर यूनिट जो है ना उन्होंने बिजली की कीमत बढ़ा दी थी। तो मेथड ऑफ द मैडनेस कहते हैं कि आप एक सेक्टर को आगे लेके जाना चाहते हैं, ये बिगेस्ट एनर्जी होल कहा जाता है पाकिस्तान में, इसको 5 ट्रिलियन रुपीज़ का हम देख रहे हैं कि ये शॉर्टफॉल है। अब एक तरफ आप कहते हैं इनकरेज किया जाए सोलराइजेशन की तरफ, प्राइम मिनिस्टर आके कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं, और महकमा जो है ना जिस अंदाज से ये कर रहा है, और आरिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भी अगर नेपरा ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये इस पर 18% GST नहीं लगना चाहिए, तो आपने अपने तौर पे करके कैसे कर लिया? तो मेरा ख्याल आमना, मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें देखने की ज़रूरत है कि जी किसने क्या किया, कितना पैसा खाया है, और प्रोसेस में आप, मैं और आम आदमी सफ़र कर रहा है। और यही हाल देखने के इलेक्ट्रिक का तो बुरा हाल कर दिया आपने, 14% जिसके शेयर हैं उसको आपने मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर दी, 36% वाले बाहर बैठे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। मतलब इससे बड़ी ज़्यादती क्या हो सकती है कि जो लोग पैसा लगाते हैं उनको आपने अपनी सिर्फ मनमानी करने के लिए, अपने करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को नवाजने के लिए आपने जिस अंदाज से कि इलेक्ट्रिक का बेड़ा गर्क किया। अभी 2 दिन पहले प्राइसेस कम किए, इतना ज़्यादा तबाही के बाद। बिल्कुल ये मामला अपनी जगह पर है। आरिफ साहब, ये जो नेशनल ग्रिड के हवाले से कहा जाता है कि जी जो एडॉप्शन सोलराइजेशन की तरफ लोगों की बढ़ रही है, इसकी जो पेस हम
तेज़ी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। इकोनॉमिकल एंड स्ट्रक्चरल इन्होंने कुछ चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं नेशनल ग्रिड के लिए। ये ज़रा समझाइएगा बेसिकली ये क्या मामला है और इसको हुकूमत किस तरह से टैकल कर सकती है? देखिए जी, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये जो एक डिसीजन आया ना फॉर एग्जाम्पल एफटीओ का, इसी डिसीजन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट और ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है। जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उन्होंने तो ये क्या करना है, उनकी एक एडिशनल कास्ट आएगी, जो बैटरी में वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे और ऑफ ग्रिड चले जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑफ ग्रिड रहेंगे और बहुत ही जो उनकी जब स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी तो थोड़े टाइम के लिए वो शायद ऑन ग्रिड कोई यूनिट ले भी लें। सो वो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं वो तो अपग्रेड चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल सिस्टम के अंदर या नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आपका जो डिमांड है वो और कम हो जाएगी और बहुत मैसिव इस पे इम्पैक्ट आएगा। आपने जैसे फरमाया कि 22 गीगावाट की सोलर पैनल या सिस्टम्स अनइंस्टॉल्ड पड़े हुए हैं या इंपोर्ट हुए हैं, तो वो अगर वो भी सारे लगने ही लगने हैं और लोग लगा लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं और जिस हिसाब से जानबूझ के गवर्नमेंट और उसके जो प्लानिंग करने वाले हैं जानबूझ के ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये मार्केट को इतना कोलैप्स कर दिया जाए या डिस्टार्ट कर दिया जाए कि इसकी कंजम्पशन ऑलरेडी, जैसे जो है ना कंजम्पशन ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की। बताइएगा आरिफ साहब, एक चीज़ बताइएगा, एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है कि जी जो दावा है कि 2025 में मुझे बताया जो फिगर है 2.07 गीगावाट जो है ना वो अपना इसके पैदा होगी इसके सोलराइजेशन से, और प्रोजेक्शन कर दी गई है 2030 की कि 13.97 गीगावाट जो है ना ये बिजली पैदा होगी। नेफ्रा ने अपनी एक सजेशन दी है, प्रपोज किया हुआ है। तो ये तो फिर सारा का सारा ख़राब हो जाएगा मामला, सारी की सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी अगर ये 18% GST लगाया गया तो लगा दिया। बिल्कुल, आई फुली एग्री जी, ये गलत हो जाएगी। और ये इसको एक मैनेजमेंट का एक टर्म है एक्सटर्नैलिटीज। ठीक, ये कोई भी डिसीजन मेकर एक्सटर्नैलिटीज को एवेलुएट नहीं करते कि इसका नेगेटिव या एडवर्स इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। ये 9 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर 9 बिलियन इज नो मनी एट ऑल। मैं आपको यकीन मान, ये पीनट भी नहीं है 9 बिलियन। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। बात ये है कि इस 9 बिलियन को इतना बड़ा स्कैंडल बना के ये नुकसान हो गया है। भाई नुकसान क्या हुआ है? आपने तो बिजली पैदा की ही नहीं है, बिजली बनाया जा रहा है। ठीक है, आपका इस हवाले से आरिफ साहब टेक आ गया है। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की स्टोरीज पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। गुज़श्ता चंद महीनों से लोकल एंड फॉरेन मार्केट्स में सोने की कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में फ़ी तोला गोल्ड की जो प्राइस है वो इस वक्त 3 लाख से तजावुज़ कर गई है, जो मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा कीमत है। गोल्ड प्राइसेस में रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लक्चुएशन हो रही है। 20 फरवरी को सोने की कीमत में 1000 रुपये का इजाफा हुआ था, जिसके बाद सोने की फ़ी तोला कीमत 3,09,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई थी। 16 से 20 फरवरी के दौरान हमने देखा कि सोने की कीमत में 7500 रुपये का इजाफा हुआ और ये दिन ब दिन हम देख रहे हैं इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है। कल की अगर हम बात करें इसमें 800 रुपये कमी हुई है। अब जो सारी सिचुएशन है, ये जो गोल्ड प्राइसेस में डेली बेसिस पे हम फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इसमें सरमायाकारी इस वक्त कितनी सेफ़ है, इसी पर एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है नुमान अब्दुल मजीद साहब ने। उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे। नुमान साहब क्या देख रहे हैं फ्लक्चुएशन की बेसिकली रीज़न क्या है? सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी थैंक यू सो मच। देखें, ये जो गोल्ड प्राइसेस हैं ये आप जानती हैं कि आलमी मार्केट में डिटरमिन होती हैं, इसमें लोकल मार्केट का कोई ख़ास अमल दखल नहीं होता। तो आलमी मार्केट में जो पर आउंस की जो प्राइसेस थी वो पिछले 1 साल के अंदर या कुछ जो है तकरीबन $2000 से इस वक्त ऑलमोस्ट $3000 पे पहुंच गई है। इस वक्त 2920 के आसपास जो है वो गोल्ड ट्रेड कर रहा है। और उसकी जो बुनियादी वजूहत है, दुनिया में 4 चीज़ें जो हैं बेसिकली गोल्ड प्राइसेस को डिटरमिन करती हैं। एक आपकी सेंट्रल बैंकिंग डिमांड है, यानी दुनिया के जो बड़े सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एक्वायर कर रहे होते हैं, नंबर 1। दूसरा जिसे सेफ हेवन डिमांड कहा जाता है कि दुनिया के जो अदर इन्वेस्टर्स हैं जो कि जब करेंसी से मुतमईन नहीं होते तो वो सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड को एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर बॉन्ड्स के बजाय गोल्ड में जाते हैं। तीसरी आपकी जो गोल्ड की डिमांड है वो इंडस्ट्रियल डिमांड है, बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह है जिसके अंदर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी जो गोल्ड की डिमांड का सेगमेंट है आपका रिटेल डिमांड है, यानी जिसे ज्वेलरी डिमांड कहा जाता है, आम कस्टमर की डिमांड होती है। तो पिछले 1 साल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड में जो इम्पैक्ट आया है वो सेंट्रल बैंकिंग और सेफ हेवन डिमांड की वजह से आया है। और उसकी जो बुनियादी वजह जो है वो दुनिया के सियासी हालात हैं, जंगों के हालात हैं और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के हवाले से। जैसे कि हम जानते हैं कि गोल्ड की प्राइसिंग
US डॉलर में होती है। तो एक कंसर्न पाया जा रहा था कि दुनिया में ट्रंप के आने के बाद, नई हुकूमत आने के बाद क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि जो अमेरिका के सियासी इस्तेहकाम को, माशी इस्तेहकाम को इम्पैक्ट कर सकता है, और अगर उसकी वजह से डॉलर की वैल्यू में कोई कमी आई तो उसका ऑटोमेटिकली उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर लोगों ने पैसे जो है वो गोल्ड में लगाए हुए थे। साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन के नए नंबर्स आ रहे हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है आने वाले दिनों में कम नहीं होंगे। तो ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि अमेरिका की शायद इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन रहेगी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो एक साल के अंदर देखिए 50% जो है ना बढ़ गई है। तो ये तो वो मामला है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस अभी तक ऊपर गई है। अब गोइंग फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, इसमें देख रहे हैं कि ये ज़्यादा कमी, उतार चढ़ाव ज़्यादा तो नहीं होगा, ये आगे की जाने बढ़ेंगी प्राइसेस, इसमें आप सर्च देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखें, बात ये है कि इसके बारे में कोई हतमी तौर पर इस वक्त इसमें एक स्पेकुलेशन का एलिमेंट है। इसका कोई डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो गोल्ड की सबसे ज्यादा डिमांड जो आ रही है वो इंटरनेशनल बैंक्स तो बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से है। ये रिटेल डिमांड जो है दिस इज नॉट द मेन ड्राइवर जो इससे गोल्ड की प्राइसेस को ऊपर लेके जा रही है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स इस वक्त, जैसे कि मैंने कहा, आसपास गोल्ड चल रहा है आउंस के हिसाब से। गोल्डमैन सैक्स ने फोरकास्ट की है कि इस साल ये तकरीबन 3100 तक जा सकता है, यानी कि इसमें मजीद जो है तकरीबन 10% या 5 से 10% के इजाफे की गुंजाइश है। लेकिन ये बहुत ही एस्टिमेटेड बेसिस है, इसके बारे में कोई चीज आप समझते हैं कि इन्वेस्ट करना जा सकती। हेलो नुमान साहब, इसमें इस वक्त राइट टाइम आप समझते हैं इसमें इन्वेस्ट करना गोल्ड में? मैं नहीं समझता कि आई थिंक कि प्राइसेस आर वेरी हाई, और प्राइसेस में जहां ऊपर जाने का ताल्लुक है प्राइसेस नीचे भी जा सकती हैं। तो मैं स्पेशली छोटे इन्वेस्टर्स को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि इस टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ठीक, एहतशाम साहब का भी देख लेते हैं। एहतशाम साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? एक तो टैरिफ वॉर का भी हम मामला देख रहे हैं, जैसे कि नुमान साहब ने भी बात की कि ट्रंप साहब के आने के बाद बहुत सारी मामला जो बदल रहे हैं, उनका इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। आपकी इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग क्या है? रिकॉर्ड हाई होने के बाद अब ये नीचे आया, उसकी बुनियादी वजह ये ट्रेड वॉर चाइना के साथ जो हो रही है वो उसकी वजह एक बन रही है। देखें, अब इस वक्त तो जिस अंदाज से डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, आप देखने यूरोपियन करेंसीज बाकी सब की सब जो है ना वो पीछे रह गई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है थोड़ा सा पहले तक ये था कि डॉलर और जब बढ़ता था तो उसके साथ ही अपना क्या कहते हैं गोल्ड प्राइस डिक्लाइन नीचे आ जाती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में आमना ये हो रहा है कि डॉलर की प्राइस भी बढ़ रही है और साथ साथ उसी रफ्तार से गोल्ड की प्राइस भी बढ़ रही है। लेकिन ना ये नॉन एसेट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ समझी जाती है। डॉलर कमोडिटीज़ में भी नंबर 1 इसकी पोजीशन होती है। असल वजह आमना जो इसकी वजह है ना, जो मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस आगे बढ़ेंगे, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे है ना, ये आप देख लें अमेरिका, चाइना और हिंदुस्तान, ये तीनों में दौड़ लगी है कि इन्होंने कितना ज़्यादा हमने अपना गोल्ड इकट्ठा करके रखना है, जिसकी वजह से 3 बड़े मुल्क जो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गोल्डमैन सैक्स जो कह रहा है ना कि जी हम $2890 से वो कह रहे हैं कि जी $3100 2025 में एंड तक ये हो जाएगी इसकी प्राइसेस। तो कीमतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और डॉलर देखें, एक ज़माने में डॉलर को कई ममालिक ने पैक कर दिया था अपनी करेंसी के साथ, जैसे अपना अमेरिका ने किया, उसके बाद जापान ने और कनाडा ने किया हुआ था। अब लोग कह रहे हैं कि जी ओपन अप चीज़ें होंगी। अब ज़्यादा परेशानी लोगों को है कि ये जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वाशिंगटन डीसी में बाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहते हैं कि ये जो है ना बहुत ही ख़तरनाक है दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड के हवाले से। अब इसके नुकसानात कितने हैं? बज़ाहिर तो लगता है कि प्लेइंग टू द गैलरीज बहुत कर लिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं माइलेज हासिल कर ली, लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है ना वो लोगों को हो रहा है, अमरीकी अवाम को होगा। प्राइसेस जब बढ़ेंगी गोल्ड की भी और बाकी चीज़ों के भी, पूरी दुनिया में भी इफेक्ट आएगा। तो मेरा ख्याल है हमें अपने जैसे मुल्कों को चाहिए कि हम इसका कोई डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं। हमारे गोल्ड रिजर्व्स आमना होने बड़े ज़रूरी हैं। अगर गोल्ड रिजर्व हमारे कम होंगे तो हमें अल्टीमेटली जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ फर्क पड़ेगा कि हमारी जो प्राइसेस गोल्ड की बढ़ती चली जाएंगी। देखना है कि हुकूमत क्या करती है। हमने तो गोल्ड, जहाँ तक गोल्ड सॉवरेन गोल्ड रिजर्व्स का ताल्लुक है, ये वो कंट्रीज बनाती हैं जिनके पास सरप्लस पैसे पड़े हुए होते हैं। इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तकरीबन $600 अरब के आसपास के हैं, और चाइना के $3 ट्रिलियन के आसपास है। हमारा तो इंपोर्ट कवर अभी 3 महीने तक नहीं पहुंचा अभी, तो हमारे पास तो बेसिक सर्वाइवल के इस वक्त डॉलर के पैसे नहीं है कि खुदा ना खास्ता कहीं कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो हम डॉलर कहाँ से आएगा। तो यार थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो जाहिर है कि डॉलर के रिजर्व क्रिएट करना चाहिए, लेकिन हमारी जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल है उसमें हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम डॉलर खरीदने के जो है ना हम डॉलर खरीद सकें। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि गोल्ड
प्राइसेस और डॉलर की प्राइसेस का उसका ताल्लुक है कोरिलेशन का। बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में आज भी यही होता है कि आपकी डॉलर की प्राइसेस और गोल्ड प्राइसेस में नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है। पिछले 5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है वो हमारी करेंसी बेतहाशा डिप्रिशिएट हुई है, और हमारी करेंसी की डिप्रिशिएट होने की वजह गोल्ड प्राइसेस नहीं थी, वो हमारे अपने एक्सटर्नल अकाउंट के इम्बैलेंसेस की वजह से हमारी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट हुई है। तो दुनिया भर में तो अभी भी सूरत हाल वही है कि अगर डॉलर कंसोलिडेट होगा, डॉलर मजबूत होगा। और द रीजन जिस वजह से मैंने ये कहा कि देखें, दो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। एक है रिटेल इन्वेस्टर की, आपने जो सवाल किया था कि क्या रिटेल इन्वेस्टर को जो बेसिकली है वो डॉलर गोल्ड खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर को आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। उसकी वजह ये कि मेरा टेक ये है कि डॉलर जो है अभी भी एक स्ट्रांग करेंसी है। हम जैसे ही ये गजा की सूरत हाल में कंट्रोल आएगा, जैसे ही यूक्रेन की वॉर में कमी आएगी, तो जो कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी आप देखें कि ऑयल पे इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, तो दुनिया की इकॉनमी में थोड़ी बेहतरी आएगी, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी, अमेरिका की इकॉनमी भी स्ट्रांग होगी और गोल्ड की प्राइसेस भी नीचे जाएंगी। आने वाले दिनों में जब ये हम देखेंगे कि ये जो इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं दुनिया में, इससे बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम अपनी अगली स्टोरी की इंटरनेशनल एरिना पे इस वक्त क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अफेयर्स के हवाले से हम बात करेंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो खुद साख्ता जमहूरियत का दावेदार तो है, लेकिन अपने ही मुल्क में अक़लियतों पर मजाले में भी मसरूफ़ है, और अपनी इस इंतहा पसंदी का इजहार वो अपने बयानात से तो करते हैं। साथ ही भारतीयों के शिद्दत पसंदाना इक़दामात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इंडिया की अक़लियतों में सर फहरिस्त तो मुसलमान ही हैं, साथ बड़ी तादाद में सिख भी भारतीय इंतहा पसंदी रवैया का निशाना बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडा के शहरी और सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय अफराद के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात खुद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आयद किए थे, और इसी बात पर वैसे ही इंडिया और कनाडा में सफारती ताल्लुकात भी हमने देखा कि मुनक़ता हुए। और अब गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कनाडा की लिबरल पार्टी ने 3 हिंदुस्तानी नजाद उम्मीदवारों रूबी डाला, चंद्र आर्या और वेरश बंसाल को कनाडा की वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर कर दिया। भारतीय और कनाडा की SMEs की रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल पार्टी की क़यादत ने हिंदुस्तानी नयाद उम्मीदवारों पर सिख मुखालिफ जज्बात, हम जिन्स परस्ती और भारत की गैर मुल्की मदाखलत की हिमायत करने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। साबिक MP रूबी डला को जुमे को लिबरल लीडरशिप की दौड़ से नाअहल करार दे दिया गया, जब पार्टी की वोट कमेटी ने कहा कि उन्होंने कई कवायद की खिलाफ वर्जी की है। किस जानिब ये मामला जाएंगे, इसी वक्त शाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स पर भी आपका तज्जिया हम लेते हैं। आपसे आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब, सबसे पहले ये लिबरल पार्टी की जानिब से जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स थे उनको रेस से बाहर करना कितनी बड़ी सुबकी हुई है भारत के लिए? ये देखिए हम ना कितनी सुबकी हुई है, ये तो मेरा ख्याल है वहाँ पे उनके अगर मीडिया को देख लें तो वो सख्त तनकीद कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी की वजह से हो रहा है। अच्छी बात है, NDTV हो, बाकी लोग भी हैं जो बिल्कुल एक जेब में चले गए थे मोदी की, और वो जो कहते हैं कि सारा का सारा मीडिया जो है ना वो बड़े बड़े लोगों ने ख़रीद रखा और वो मोदी की बात सुनते हैं, और वो जनाब राफेल तैयारी हासिल कर रहे हो तो किसी को सपोर्ट दे रहे होते हैं। अब मसला ये है कि वही हिंदुस्तानी नज़ाद अमेरिकन है, हम ना वहाँ पे देखने कितनी तेज़ी के साथ ऊपर आ रहे हैं, और ये डिक्लाइन कनाडा में नज़र आ रहा है। वो कहा जा रहा है 22 जो टॉप पोजीशन है स्टेट डिपार्टमेंट की, वहाँ पे वो भारतीय नज़ाद जो है ना वहाँ अमरीकी बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो हुआ है बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस अंदाज से इंटरनेशनल मीडिया ये जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, बाकी जगहों पे हो रहा है, और फिर ये जो रा ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि जी हम जो अपने मुखालिफिन हैं उनको चुन चुन के अपने घरों में जाके मारेंगे। पाकिस्तान में आपने देखा कि 6 लोगों को मार के चले गए थे, उसके सबूत भी दे दिए गए कि कौन कैसे थे जिन लोगों को पकड़ा गया। और गुलभूषण यादव को तो छोड़ें, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। कनाडा की सियासी तारीख में आमना ये बहुत बड़ा झटका है कि 3 बड़े अच्छे नाम, वैसे तो वो उनकी जो खातून है वो तो यही कह रही हैं कि जी कोई ट्रूडो साहब कहते हैं मैं आप सियासत में इतना एक्टिव नहीं रहूँगा, वो डिफेंस मिनिस्टर थी उनकी, वो भी कहती हैं कि मैं रिसर्च और वैसे प्रोफेसर हैं, रिसर्च और पढ़ाई और इस तरफ मैं चली जाऊँगी। लेकिन बुनियादी वजह इसकी यही बन रही है कि लोगों के अंदर एक जिसको कहना चाहिए गुस्सा है कनाडा के अवाम में, हिंदुस्तान जो इस वक्त कर रहा है अक़लियतों के साथ कर रहा है, और फिर अभी भी वो डटा हुआ है कि जी हम इन लोगों को मारेंगे। आप इंटरव्यू देख लें अजीत देवल के और बाकी लोगों के, वो तो कहते हैं कि जी हम अपने लोगों को हमने तैयार किया हुआ है, जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको जाके उनको मारेंगे। तो मेरा ख्याल है ये सारा पराया सब कुछ बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि इंटरनेशनली हिंदुस्तान के लिए हज़ीमत हर तरफ नज़र आ रही है। अच्छी बात है आमना जो इंटरनेशनल मीडिया, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, न्यूयॉर्क टाइम देख लें, टाइम्स ऑफ इंग्लैंड देख लें, गार्डियन देख लें, इन्होंने हालिया दिनों में आर्टिकल लिखे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आता है जब कैनेडियन
कनाडा में जिस तरीके से आपने देखा सिखों को मारने का प्लान किया हुआ, अभी तक वो डटे हुए हैं कि हम ये मारेंगे इनको, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। अभी आप देख लें कुछ लोग कहते हैं कि जी इनको भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएं, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि जब तक हिंदुस्तान नहीं कहेगा वो इस पर कोई एक्शन। अब्दुल्ला साहब का हम इस पर टेक लेंगे। वेलकम बैक। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अभी जो लिबरल पार्टी है कनाडा में, उनकी जानिब से हिंदू जो इंतहा पसंद थे 3 हिंदू कैंडिडेट से उनको इस रेस से बाहर कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर शिप के लिए, जो उनकी जानिब से दरख्वास्तें दी गई थी। आप अब्दुल्ला साहब किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जो हिंदू कम्युनिटी के लिए आने वाले दिनों में कनाडा में कितने मसाइल पैदा होते हुए देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सिर्फ कनाडा में नहीं पूरी दुनिया में उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। तकरीबन 5,35,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत की जानिब से जो अमेरिका में मुकीम हैं, उनको भी जो है बता दिया गया। और ख़ुद जब ट्रंप अभी वहाँ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही थी तो पाँव में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ लगा के जो है वो लोगों को फ़ौजी जहाज़ के अंदर भारतीयों को उनके मुल्क बदर कर दिया गया। तो ये भी मेरे ख्याल में एक बड़ा अहम लम्हा है। और ख़ुद भारतीय हुकूमत 18,000 लोगों को वापस बुलाने का इंदिया दे चुकी है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि दक्कन हाउस की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आई है। अब तीसरी जगह जो है, अब कनाडा के अंदर देखें, जस्टिन ट्रूडो जो थे ना, वो एक ऐसे आम लीडर नहीं है। जस्टिन ट्रूडो जो है वो बहुत आवाम के अंदर उन्होंने मकबूलियत हासिल की, कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रहे, लेकिन बहरहाल कनाडा के तौर पर एक बड़े नाम के तौर पर पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाने लग गए। और जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर भारतीय जो साजिशें और कत्ल जो थे उनको रॉ से जोड़ा और उनको नापसंदीदा शख्सियात करार दे के अपने मुल्क से उनके सफारत खाने के एक बड़े अमले को जो है वो वापस भेज दिया। ये एक मेरे ख्याल में बड़ा खतरनाक अमल था भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले भारत को कभी ऐसा कोई फेस नहीं करना पड़ा। और उसके बाद जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे थे कि किस तरीके से पूरी दुनिया के मीडिया ने भारत को आड़े हाथों लेने लगा, और जब गार्डियन की रिपोर्ट छपी कि भारत जो है बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जरिए मावराए अदालत कत्ल पूरी दुनिया में कत्ल करा रहा है और बिलखसूस पाकिस्तान में 12 टारगेट किलिंग कर चुका है, इसके ऊपर बजाय शर्मसारी का इजहार करने के लिए ढटाई से राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हम कर रहे हैं और हम तो टारगेट किलिंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म। नाउ ये सबसे बड़ा अहम नुक्ता है आमना साहिबा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म का मतलब यह है कि भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो दहशत गर्दी की न सिर्फ पुष्ट पनाही करता है बल्कि दूसरे ममालिक में मावराए अदालत गैर कानूनी तरीकों से लोगों को कत्ल कराता है। उसके बाद फिर अमेरिका में भी इनकी साजिश पकड़ी गई और इनके तकरीबन 8 एहलकारों को एस्पियोनाज जो जिसको आप कहते हैं जासूसी के इल्जाम में कतर में सजाए मौत दी गई। और इसी तरीके से दीगर ममालिक में बरतानिया में भी इनकी जो साजिशें थी वो बेनकाब होना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में भारत के ऊपर एक परफेक्ट केस बनता है। मैं अपने दफ्तर खारजा से गुजारिश करूंगा बोल न्यूज की वसातत से कि इनके ऊपर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो सिफारत खाने हैं वो भरपूर अंदाज में यूनाइटेड नेशन के अंदर बाकायदा तहरीर करें और लिखें कि जनाब भारत को अब एक ऐसा बड़ी डेवलपमेंट हुई है आपकी नजर से गुजरी होगी कि 20,000 हिंदुस्तानी स्टूडेंट जो है ना वो कनाडा की यूनिवर्सिटियों ने इनकार कर दिया उनको दाखिला देने के लिए। ये बहुत बड़ी अजीमत हुई है, बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। जी अब्दुल्ला साहब कंप्लीट कर लीजिए। जी, इसके अलावा भी उनके कारोबार भी जो है वो रोके गए हैं। कारोबार जो है वो भारतीयों के उनके अंदर रखना डाला गया है और अब बतौर कनाडा एक रियासत उसने ये फैसला कर लिया है कि वो भारतीय लोगों को जो है ज्यादा एंटरटेन नहीं करेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत अरसा पहले आज से 20 साल कबल जब मैं कनाडा गया
और वहाँ मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहर है, उनका एक पूरी दुनिया में नाम था। वहाँ कैनेडियन इंटेलिजेंस जो चीफ थे उन्होंने उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात में मैं भी शामिल था। उसमें उन्होंने ये बात बोली कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ ने कि हम ये देख रहे हैं कि किस अंदाज के अंदर भारतीय जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कनाडा को, और हम समझते हैं कि ये ट्रेचरस लोग हैं, ये धोखेबाज हैं और ये मफाद परस्त हैं और ये कल को हमारे मुल्क के लिए खतरा बनेंगे। ये आज से 20 साल पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो कोई और नहीं बल्कि कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ बोल रहे हैं। तो आज इसका मतलब यह है कि भारतीयों के लिए अमेरिका और बरतानिया या यूरोप में या फिर रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं उनके लिए मुश्किल उनको देखते हुए बीजेपी को अपनी जो हिंदू पसंदाना एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज है उनको रिविजिट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी नाज़रीन, जो कि हेल्थ सेक्टर से है। कराची में रवां साल के दौरान वालिदैन ने 41,800 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया है। सूबाई स्टैट्स के मुताबिक रवां साल सिंध में इनकार के 42,999 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से कराची का हिस्सा 41,875 है। सिंध के बाकी अजला में इनकार करने वालों की तादाद सिर्फ 1124 है। सूबाई कोऑर्डिनेटर इरशाद अली सूदर का इस हवाले से कहना है कि इनकार के केसेस बच्चों की कुल अहल आबादी के 1% से भी कम है। उन्होंने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े और गुंजान आबाद शहर की हैसियत से कराची पोलियो के खात्मे के लिए सबसे अहम इलाकों में से एक है। इस अहम इशू पर बात कर ज्वाइन किए नौफिल नकवी, स्पोक्स पर्सन हैं सिंध इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो स्टैट्स हमारे सामने बड़े अलार्मिंग है, आप इसकी रीजंस क्या समझते हैं कि इनकार के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़े हैं और कराची जैसे शहर में बढ़ रहे हैं, जहाँ पर दुनिया जिद्दत की जानिब तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ पर हमारी जहालत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो इनको कैसे कन्विंस किया जाएगा, आप रीजंस क्या समझ रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस कैंपेन का जिक्र हो रहा है वो फरवरी 2025 की जो कैंपेन थी, उसमें हमारा टारगेट जो था वो सिंध के 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि पोलियो से बचाव के जो 2 कतरे जो पिलाए जाते हैं वो 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों का था। इसमें से तकरीबन आप देखें सारे बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ये नंबर जो आपने जिक्र किया है 40,000, 1 करोड़ के मुकाबले में ये एक बहुत बराए नाम नंबर है और हमें पूरे यकीन है कि इस वैक्सीन से जो हम सक्सेसफुली बच्चों को दे रहे हैं, जहां पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हुआ है, इसी तरह से इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी खात्मा हो जाएगा। अच्छा, हुकूमत पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है सारी सिचुएशन में। क्या इकदाम क्या किए जाएं इस सिलसिले में और क्या किए जा रहे हैं इस वक्त करंटली कि ये जो वालिदैन हैं इनको कन्विंस किया जाए, ये इन कतरों से खौफ ना खाएं? एक बहुत ही वसी नेटवर्क है जो इन कोशिशों में लगा हुआ है कि सिंध का कोई भी बच्चा महरूम नहीं रह जाए वैक्सीन से। तो जब वैक्सीनेशन की कैंपेन्स हो रही होती हैं तो उसमें गवर्नमेंट के सीनियर मोस्ट जो ऑफिशियल्स होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। इफ्तिताह जो है वो वजीर आला साहब कर रहे होते हैं, मिनिस्टर साहिबा कर रही होती हैं, फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हमारी मीटिंग्स में को चेयर कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ डिविजन्स के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो हमारी मदद कर रहे होते हैं कि वालिदैन को कन्विंस करने में। फिर उसके अलावा आपने देखी होंगी हम मीडिया की कैंपेन्स चला रहे होते हैं, हम कम्युनिटी लेवल पे बहुत काम किया जा रहा होता है। यानी कि हम पेरेंट्स के साथ सेशंस कर रहे होते हैं, जो हमारे उलमाए कराम हैं उनके साथ सेशंस हो रहे होते हैं, ट्राइबल लीडर्स के साथ सेशंस होते हैं। तो ये सारी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं ताकि वालिदैन को कन्विंस किया जाए कि वो अपने बच्चों को वो वैक्सीन दें जिससे पूरी दुनिया में उसी वैक्सीन से पोलियो का खात्मा किया गया है। तो उन्हीं का फायदा है और हमें उनको कन्विंस करना पड़ रहा है कि वो अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचाने में हमारा साथ दें। 2025 की अगर हम बात करें, अब से 2 से 3 केसेस मुल्क भर से रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर हम सिंध की आपसे सूरत हाल जाना चाहेंगे, यहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और कराची में कहाँ कहाँ इस वायरस की मौजूदगी ज़्यादा पाई जाती है? जी, ये इस वक्त काफ़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान भर में 74 केस जो हैं वो पोलियो के हुए हैं और
जिनमें से 23 केस जो थे वो सिंध के थे। इस साल भी अभी तक 3 केस सामने आए हैं, जिनमें से 2 सिंध के हैं, एक बदीन में से और एक लाड़काना से। तो जहां बच्चे जो हैं वो इंतहा ज़्यादा रिस्क में हैं, तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। उनको हमारी टीम्स के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है कि जब भी पोलियो की वैक्सीनेशन की कैंपेन हो तो बच्चे जो हैं उनको ज़रूर वो 2 कतरे पिलाएं। आजकल तो एक्चुअली एक फ्रैक्शनल IPV की कैंपेन भी चल रही है कराची के मखसूस इलाकों में, तो वहाँ पर भी वो उनको बगैर दर्द के जेट इंजेक्टर टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको टीके लगाए जाएंगे, बल्कि लगाए जा रहे हैं। तो उसमें भी वो कोऑपरेट करें और अपने 4 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनको FIPV के इंजेक्शन लगवाएं, और उसके साथ साथ उनको जो पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको OPV भी दी जा रही है। फिर उसका फेज 2 जो है वो अभी मार्च में होगा, और इंशाल्लाह उसके बाद हमारी जो OPV की कैंपेन्स हैं वो तो चलती रहती हैं। तो जब भी कैंपेन हो, चाहे आपको लगे भी कि अभी तो हमने खतरे पिलाए थे, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए बार बार कैंपेन्स करना जरूरी है, क्योंकि ये एक एंडेमिक जोन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 आखिरी ममालिक रह गए हैं जहां पर पोलियो अभी भी इसी तरह मौजूद है। तो हमें जो है वो कोशिशें जो जारी रखनी है, और वालिदैन की हमें और मीडिया की और जो सिविल सोसाइटी में जो जितने भी मेरे बहन भाई इस वक्त सुन रहे हैं इस पैगाम को, तो उनसे गुजारिश है कि हमारी टीम के साथ हमेशा कोऑपरेट करें, उनको वेलकम करें, और अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो से बचाव के जरूर हमारे साथ मौजूद थे इस अहम मामले पर बात करने के लिए। और जाते जाते आप वालिदैन से ये गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चे के महफूज मुस्तकबिल के लिए थोड़ी सी एफर्ट्स करें। आपकी कॉपरेशन बहुत बेहद ज़रूरी है इस मामले पर। अगर आप अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो आप उनका मुस्तकबिल एक बहुत बड़े ख़तरे में डाल रहे हैं, और इस ख़तरे से उनको दूर रखने के लिए आपको कतरे पिलाने पड़ेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।